हेलो बच्चों, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज हम लोग डील करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या हैं, कितने हैं, क्योंकि इनकी जानकारी जो है रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनसे बेस्ड बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं या समझना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट अब हम लोग ये देखें कि इसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज हैं वो, और उस चार्ज को एक एक करके हम लोग डील करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इस टर्म से आप पहले भी परिचित होंगे, क्लास 10th में मिलता है ये चीज देखने को। यहाँ पे इसको और अच्छे से समझेंगे हम लोग। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जब हम लोग पढ़ते हैं तो सबसे पहले ये दिमाग में आता है कि ये क्या होता है, क्वांटाइजेशन क्या। क्वांटाइजेशन एक ऐसा वर्ड है जिसमें ये समझ में आता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का छोटा से छोटा वो फॉर्म, छोटा से छोटा वो वैल्यू, वो क्वांटिटी जिसके टर्म में, जिसको हम डिस्क्रीट फॉर्म कह सकते हैं, टुकड़ा कह सकते हैं, इस छोटे से क्वांटिटी के टर्म्स में कितना वैल्यू होना चाहिए किसी फिजिकल क्वांटिटी का, जिसके टर्म्स में फिजिकल रूल्स, फिजिकल प्रिंसिपल, इन सबको अप्लाइड किया जा सके। जब चार्ज को हम स्टडी में लाते हैं तो देखते हैं क्या कि किसी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज है उसको हम जब छोटे 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 टुकड़े में डिस्क्रीट फॉर्म में ले आते हैं तो सबसे छोटा चार्ज जो मिलता है वो मिलता है इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उस चार्ज के बराबर, because electron is the smallest particle and the charge on it is also the smallest। ये चार्ज न इससे से थोड़ा कम मिल सकता है कहीं, न कहीं इससे ज्यादा मिल सकता है। अब इससे क्या मतलब निकला? इससे मतलब ये निकला कि कहीं अगर किसी ऑब्जेक्ट पे कोई चार्ज Q है, सपोज Q चार्ज इस पे है, तो इस चार्ज को जब हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज के संख्या के रूप में कन्वर्ट करना चाहें कि ये टोटल चार्ज इस पे कितने इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है, तो ये कभी भी आप जब कन्वर्ट करोगे तो वो या तो मिलेगा 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन, या फिर 11 इलेक्ट्रॉन, या 100 इलेक्ट्रॉन, या 1000 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से जब कभी भी आप इसको कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन के चार्ज के टर्म्स में तो आप एक इंपॉर्टेंट बात नोटिस करेंगे, और वो ये करेंगे कि ये जो नंबर मिल रहा है ये इंटीग्रल वैल्यू मिलता है, या तो 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन। 1 और 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में 1.5 इलेक्ट्रॉन, 1.2 इलेक्ट्रॉन, इस तरह की वैल्यू हमको कभी भी ये चार्ज का नहीं मिलेगा। ये ठीक उसी तरह से एग्जांपल समझा जा सकता है जैसे कि अगर कहीं कोई क्राउड हो ह्यूमन बीइंग का, और ये कहा जाए, मान लीजिए कि वहां पे लगभग 50 आदमी है, अगर किसी से पूछा जाए कि भाई आप अंदाज से बता दो कितने आदमी है वहां पे, कोई बता सकता है कि 50 आदमी है, कोई बता सकता है 49, 41, 51 या 48, 45। कोई ये नहीं कहेगा कि वहां 50.5, 50.2 ह्यूमन बीइंग्स हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। वो जब कभी भी संख्या होगा उनका तो वो एक इंटीग्रल वैल्यू होगा, चाहे 50 आदमी हो या 51 आदमी हो या 46, 48 जो भी हो, बट डेसिमल फॉर्म ऑफ द काउंटिंग फॉर ह्यूमन बीइंग्स इज नॉट पॉसिबल। Similarly, the total charge held by an object when converted in terms of, when expressed in terms of charge of electron, then an integral value, integral number is always obtained always. This is known as quantization of charge. This is known as quantization of charge। और चार्ज को हम क्वांटाइज कर सकते हैं उसी तरह से, पहले इसकी बात को आप लिख लें, उसके बाद फिर इस पे आगे की बात और कुछ बताते होंगे। द चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ electron means charge on electron, of electron। this is known as quantization of
charge. If Q be the charge on an object, then when expressed in terms of quantization, then it is written as Q equal to Ne, positive plus for positive charge and negative for negative charge, where N is integer and E is equal to charge on electron, which is 1.6 10 to the power minus 19 coulomb. So this formula simply known as quantization of charge. This formula refers quantization of charge. क्वांटाइजेशन अगर हम लोग ये देखें कि और किन चीज़ों का हम कर सकते हैं, तो मास है वहाँ, जहाँ पे मास को हम क्वांटाइज जनरली नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अगर किसी छोटे फॉर्म में भी ले जाए तो मास का, अगर हम 1 ग्राम के लिए कोई पार्टिकल बनाते हैं, उसके टर्म्स में किसी और मास को कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो टोटल मास, अगर ये टोटल मास m है, इसको कन्वर्ट करें हम 1 ग्राम के पार्टिकल्स के टर्म्स में, तो जरूरी नहीं है कि ये राउंड इंटीग्रल वैल्यू में ही आए, हो सकता है ये 1.1 इसमें जा सकता है, क्योंकि ये आपका स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ मास नहीं डिक्लेयर्ड है। अभी इसका क्वांटाइजेशन करना प्रोसेस में है, अभी ये कंफर्म नहीं हो, लेकिन क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी ये भी नहीं है, बट मॉडर्न फिजिक्स में इनका कुछ हद तक क्वांटाइजेशन है, जैसे कि क्वांटम फोटॉन्स की संख्या, आप सब जानते हैं फोटॉन्स क्या है, स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी, तो ये वहां पे एनर्जी क्वांटाइज्ड है, लेकिन इन जनरल फॉर मास एनर्जी दीज आर नॉट क्वांटाइज्ड, नॉट टेकन इन क्वांटाइज्ड फॉर्म। आप अगर केमिस्ट्री में देखें तो केमिस्ट्री में जब इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है तो कौन सा ऑर्बिट परमिसिबल है, किस ऑर्बिट पे वो इलेक्ट्रॉन होगा, वो वहां पे ऑर्बिट भी कौन सा ऑर्बिट पॉसिबल होगा, परमिसिबल होगा इलेक्ट्रॉन के लिए, ये भी क्वांटाइजेशन के बेस पे ही डिटरमाइन होता है। जैसे कि इस ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है mvr, अगर ये इक्वल है h/2 पाई के इंटीग्रल वैल्यू पर 1 टाइम्स या इसी का 2h/2 पाई या इसी के 3h/2 पाई एटसेट्रा, ये सब के सब अगर एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू आइदर इक्वल टू h/2 पाई और 2h/2 पाई और 3h/2 पाई एटसेट्रा, देन दिस पाथ इज पॉसिबल फॉर इलेक्ट्रॉन टेकन एज ऑर्बिट। तो वहां ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज आल्सो क्वांटाइज्ड इन दिस वे, मतलब स्पेस इज क्वांटाइज्ड। तो ये हुआ क्वांटाइजेशन, जिसको हम लोग यहाँ पे ब्रीफ स्टडी में लिए हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी आती है, अच्छा इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ से निकलती है कि अगर जब चार्ज क्वांटाइज हो गया, देन इससे हमको क्या बहुत अच्छी जानकारी निकलती है, तो बहुत अच्छी जानकारी हम लोग की इस लेवल में आती है कि एक कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। आप वी नो 1 electron holds 1.6 10 to the power minus 19 coulomb of charge. We have to find number of electrons in 1 coulomb. Therefore, 1 E upon 1.6 10 to the power 9 minus 19 equal to 1C. When we solve it, we get 1C is equal to, जब इसको solve करेंगे तो हम पाते हैं 6.25 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन। ये यहाँ से आपको याद रखना है कि एक कूलम्ब चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसी तरह से अगर हम बात करें, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इससे इलेक्ट्रॉन सपोज निकल रहे हैं 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड आर बीइंग इमिटेड फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट A, देन कितना इसे समय लगेगा एक कूलम्ब चार्ज होल्ड करने के लिए, आप इजीली यहां से निकाल सकते हैं। कैसे? टाइम टेकन टू गेन 1 coulomb of charge by object A is equal to 1 coulomb of charge equal to 1C divided by rate of emission 10 to the power 9. 1C is equal to 6.25 10 to the power 18 divided by 10 to the power 9. It gives about
198 to 199 ईयर्स। तो इसीलिए भी आप समझ गए, मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि 1 कूलम चार्ज बहुत बड़ा चार्ज है, और वो किसी ऑब्जेक्ट से जब इतना इलेक्ट्रॉन निकल रहा हो तो कितना समय लग सकता है, वो लगभग इतना समय लगेगा। इससे एक आइडिया बनता है कि 1 कूलम चार्ज एक बहुत बड़ा चार्ज होता है। तो आइए नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसकी सेकेंड प्रॉपर्टीज को। सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी है चार्ज इज कंजर्व्ड। सेकेंड प्रॉपर्टी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन शब्द को हम लोग पहले भी जानते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ चुके हैं लगभग कई बार बच्चे। एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सेम इसी तरह से आप कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ भी पाएंगे। चार्ज भी हमेशा कंजर्व होता है, ना तो ये सेल्फ क्रिएट हो सकता है, ना सेल्फ ये डिस्ट्रॉय हो सकता है, ये कंजर्व होता है। और इसलिए हम कह सकते हैं, जैसे कि अगर एक्सप्लेन करें अगर, तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं कि मैंने दो ऑब्जेक्ट को रख किया, एक पे प्लस चार्ज एक पे माइनस चार्ज आएगा ही आएगा, नो डाउट। जितना भी चार्ज आया हो, मैग्नीट्यूड चाहे जितना भी हो, जब इसको वापस कुछ देर में हम फिर से इसको अगर हम दोनों को कांटेक्ट में लाएं, देन इट विल गेट टोटली न्यूट्रलाइज्ड। टोटली न्यूट्रलाइज का मतलब ये हुआ कि मैंने इसको चार्ज करके कुछ देर तक छोड़ दिया था। अगर इसमें जो चार्ज था वो सेल्फ क्रिएट होता तो कुछ बढ़ जाता, या सेल्फ डिस्ट्रॉय होना होता तो कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका होता। बट जब हम इसको कुछ देर के बाद टच किए, वो भी ये आपका कंप्लीट न्यूट्रलाइज किया। इट मीन्स कि चार्ज जितना था इन पे उतना ही बना रहा, मतलब कंजर्व था। ये इस तरह से टोटल कंजर्वेशन को इंडिकेट करता है, एक्सप्लेन करता है। उसी तरह से कुछ और न्यूक्लियर रिएक्शन भी हम लोग देखेंगे। बहुत सारे ऐसे न्यूक्लियर रिएक्शन मिलेंगे जिसमें हम देखेंगे कि जब कोई पार्टिकल और स्प्लिट होता है किसी दूसरे टर्म में, तो वहां पे टोटल चार्ज भी बैलेंस होते हैं। क्यों? वो सिर्फ ऑटोमेटिक वो प्रोसेस होता है, क्योंकि चार्ज इज कंजर्व्ड। ये बात, इसको लिखा जाए, चार्ज इज नीदर created nor destroyed, it transfer from one object to other। इस पूरे यूनिवर्स का जो भी चार्ज है, जितना भी चार्ज है, पूरा चार्ज कंजर्व है, और पूरे चार्ज को क्वांटाइज और पूरा चार्ज इसका कंजर्व है। यहां पर हम लोग देखेंगे कुछ एक एग्जांपल लेकर के, जैसे पेयर प्रोडक्शन एक न्यूक्लियर रिएक्शन है जिसमें गामा रेस को स्प्लिट कर करके पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल्स बनते हैं। उसका रिएक्शन आप जब लिखेंगे, गामा रेस व्हेन स्प्लिट अप देन इट गिव्स -E प्लस E। दिस इज इलेक्ट्रॉन, दिस इज पॉजिट्रॉन। ये दोनों मिल रहे हैं। देखिए यहाँ टोटल चार्ज इसका कितना है, टोटल मास 0 है, टोटल चार्ज 0 है, या माइनस वाला टोटल चार्ज मास नेग्लिजिबल है। चार्ज को काउंट किया जाए तो प्लस माइनस ये दोनों मिलकर के टोटल चार्ज, अगर सिर्फ हम लोग बात करें चार्ज को ही देखा जाए, मास की यहाँ पे जरूरत है नहीं, बट हम लोग यहाँ चार्ज को देखें तो इसका टोटल चार्ज गामा का 0 होता है। आफ्टर रिएक्शन टोटल चार्ज इज आल्सो 0। इट मींस इट प्रूव्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सिमिलरली जब बीटा इमिशन होता है रेडियो एक्टिविटी के प्रोसेस में, देन प्रोटॉन कन्वर्ट्स इनटू न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन कन्वर्ट्स इनटू प्रोटॉन, एंड न्यूक्लियर रिएक्शन में चार्ज कंजर्व होता है। आल्सो let proton-neutron when it splits into proton
अब ये प्रोटॉन तो टूट कर दे रखा, बट इसका चार्ज 0 है, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है। तो अब अगर ये ना बने तो ये आपका बैलेंस नहीं हो रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ये वायलेट करता हुआ दिख रहा है। इसलिए ये अपने आप यहाँ पर आता बनता है, और इस तरह से ये 0 ये 1 इस तरह से ये टोटल चार्ज ऑन दिस साइड इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन दिस साइड। दिस इज ऑल्सो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और ये जो आपका रेडियोएक्टिविटी में इलेक्ट्रॉन इस प्रोसेस से बना, यही आपका इमिट होता है बीटा पार्टिकल के टर्म्स में। इस तरह से चार्ज कंजर्व होता है, इट इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तीसरा प्रॉपर्टी इसका है थर्ड प्रॉपर्टी इज चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। एडिटिव इन नेचर, इसका मतलब क्या हुआ? चार्ज एडिटिव होता है, मतलब कि अगर ये इस ऑब्जेक्ट पे चार्ज Q1 है, इस पे चार्ज Q2 है, अगर दोनों को अगर कहीं रख करके ऊपर एक दूसरे कवर से ढक दिया जाए तो दोनों ही चार्ज कंबाइन हो जाएंगे, और कंबाइन होकर के एक चार्ज में बदल जाएंगे, तो चार्ज एडिटिव हो जाता है। If there be many charge objects in a system, then the total charge is equal to algebraic sum of the charge of the individual charge। मतलब किसी सिस्टम में एग्जांपल के लिए लीजिए, लेट दिस इज अ सिस्टम, वन ऑब्जेक्ट इज Q1, अदर इज Q2, अदर थर्ड वन इज Q3, दिस इज Q4, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, प्लस, let plus, then what will be the total charge of this object? total charge is equal to algebraic sum। algebraic sum का मतलब होता है कि जिसका जो साइन है, प्लस है माइनस है, वो लेकर के सीधा सीधा प्लस कर दीजिए। तो टोटल चार्ज इज इक्वल टू Q1 प्लस माइनस, सॉरी Q2 प्लस है, Q2 टोटल चार्ज इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 plus Q3 plus Q4। now it becomes the total charge held by this object, this system। so we can write total charge Qn equals to Q1 plus Q2 plus Q3 up to n particles, charge of n particles। this is known as quantization of resultant charge। you will write here resultant charge QR। this is third property। fourth property, is charge is, इसको आप सिंपल जो बेसिक इसका प्रॉपर्टी वो लिख सकते हैं, चार्ज like charge repel unlike charge attract and charged object attract an अनचार्ज ऑब्जेक्ट को कोई भी चार्ज, चाहे प्लस पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, दोनों के दोनों ही उसको करते हैं। Fifth one is charge is invariant of speed।
invariant of speed or velocity like मत दीजिए इसलिए कि ये मास की तरह नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस ऑब्जेक्ट पे चार्ज है तो इसको मोशन दिया जाए, अगर स्पीड दिया जाए तो इसके चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। अगर 1 कूलम चार्ज होल्ड कर रहा तो ये 1 ही कूलम होल्ड करता रहेगा। जबकि यहाँ पे नोटिसेबल बात ये है कि अगर मास को अगर हम लोग देखें इस प्रॉपर्टी के लिए कंसीडर में लाए तो मास इज नॉट invariant, mass is variant of speed or motion, because all of you know that whereas कंपैरिजन ही में लिख दे रहा हूं मैं, whereas mass is variant because m equal to m naught upon 1 minus v square upon c square. This is the principle of relativity. इस फार्मूले से पता चलता है कि किसी ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी जितना बढ़ाएंगे उतना ही ये कम होता जाएगा, जितना ही बढ़ाएंगे कम होता जाएगा, और इस तरह से फाइनली जो है मास इसका बढ़ता जाता है। मतलब कि मास डिपेंड्स ऑन स्पीड वेलोसिटी बट चार्ज डज नॉट। ये 4-5 प्रॉपर्टी आप रखें, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, अपलोड करना मुश्किल होता है, इसलिए नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में।